ओके सो अस्सलाम वालेकुम। वेल हमने डिफरेंट डाययूरेटिक्स के डिफरेंट फार्माकोडायनेमिक्स देखे, उनके डिफरेंट यूजेस देखे। अब फार्माकोडायनेमिक्स को और यूजेस को ही हम एक तरह से अगर को रिलेट करें तो हमें डिफरेंट टॉक्सिसिटीज़ भी समझ आ जाएंगी डिफरेंट डाययूरेटिक्स की। और टॉक्सिसिटीज़ हम एक साथ करते हैं लाइक कंपैरिजन में करेंगे ताकि याद अच्छी हो जाए और समझ अच्छी तरह आ जाए, वो भूलें ना। ठीक है। अच्छा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बोला कि ये हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस करा रहे होते हैं सिंस ड्यू टू क्रोनिक यूज़ और ड्यू टू अ प्रोलॉन्ग्ड यूज़ वो क्रोनिक रिडक्शन कर रहे होते हैं बॉडी के बाइकार्बोनेट आयंस की, बिकॉज वी नो दैट दे आर कॉजिंग बाइकार्बोनेट यूरिया, क्योंकि उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं करा रहे, हाइड्रोजन एक्सक्रीट नहीं हो रहा, बाइकार्बोनेट यूरिन से सिक्रीट होते जा रहे हैं, दैट इज़ कॉजिंग बाइकार्बोनेट लॉस, जिसकी वजह से हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है डेवलप। एंड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ दिस एसिडोसिस इनकी एफिकेसी भी ख़त्म हो जाती है। हम CA इनहिबिटर्स या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए नहीं दे सकते पेशेंट में। ठीक है। अगर हमें लॉन्ग टर्म यूज़ देना है तो हम लूप डाययूरेटिक्स देंगे या थायज़ाइड डाययूरेटिक्स देंगे। ठीक है, ये हमें बात माइंड में रखनी है। अच्छा, तो CA इनहिबिटर्स का एक एडवर्स इफेक्ट होगा दैट दे कॉज हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जो हाइपरक्लोरीमिया है वो आयरन गैप की वजह से डेवलप हो रहा है, और जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो हमें पता है कि बाइकार्बोनेट आयन की लॉस की वजह से हो रहा है और हाइड्रोजन आयन के जो लैक ऑफ एक्सक्रीशन उस वजह से हो रहा है। सेकंड इज़ रीनल स्टोन्स। रीनल स्टोन्स अब क्यों डेवलप हो रहे हैं? एक चीज़ हमने देखी कि बाइकार्बोनेट यूरिया तो हो रहा है, वो तो हमने देख लिया। अब बाइकार्बोनेट यूरिया को अकॉम्पनी करता है फॉस्फेट यूरिया और हाइपर कैल्सी यूरिया। ठीक है, तो कैल्शियम आयंस भी लूज़ हो रहे हैं, फॉस्फेट आयंस भी लूज़ हो रहे हैं। अब अगर तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस सोल्यूबलाइज्ड फॉर्म में रहें तो फिर तो रीनल स्टोन्स नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि जो सिट्रेट आयन है, जो जिसने इन फॉस्फेट और कैल्शियम को सोल्यूबलाइज्ड फॉर्म में रखना था, उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है विद अ प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ दिस डाययूरेटिक्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि फॉस्फेट और कैल्शियम आयंस के स्टोन्स बनना शुरू कर जाते हैं एट एन अल्कलाइन pH। ठीक है, and that is another complication or another toxicity or another adverse effect of CA inhibitors। कि एक तो ये क्या करें, linked with bicarbonate urea we have phosphate urea and hypercalciuria and decreased production of solubilizing factors will result in the formation of phosphate and calcium stones in the renal system। ठीक है। अच्छा, थर्ड इज़ द पोटेशियम वेस्टिंग। हम ये देखेंगे कि एक्सेप्ट फॉर पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, सारे भी जितने भी डाययूरेटिक्स हैं ना वो सब पोटेशियम की वेस्टिंग करवा रहे हैं। ठीक है, और उसी अच्छा इसमें पोटेशियम की वेस्टिंग का मैकेनिज्म क्या है? हमने देखा कि ये जो CA इनहिबिटर्स है ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल पर एक्ट करते, राइट। तो होगा क्या कि जब प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल पर ही रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी सोडियम की, तो कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स के लेवल पर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा रीच करेगी। ठीक है, अब वहाँ पर आके क्या होता है कि वहाँ पे ना अलॉन्ग विद सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस आर देयर। ठीक है, तो सिंस अब सोडियम का लेवल ज़्यादा है वहाँ पर, तो वहाँ से ना पार्शियल रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है सोडियम की। तो जब सोडियम पार्शियल रीअब्जॉर्ब हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के लेवल पर या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के लेवल पर, सिंस उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी जो वहाँ रीच की, तो उसके नतीजे में जो पोटेशियम होगा वो सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि ल्यूमन का नेगेटिव पोटेंशियल हुआ, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, पोटेशियम सिक्रेशन शुरू हो जाएगी और डेवलप क्या होगा उस पेशेंट में? पोटेशियम लॉस या हाइपोकलेमिया। ठीक है, ये अपनी बात जहन में रखनी है। तो हाइपोकलेमिया और हाइपोफॉस्फेटीमिया इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ CA इनहिबिटर्स के। हाइपोफॉस्फेटीमिया भी कर रहा है और हाइपोकलेमिया भी कर रही है, खैर हम पहले भी देख चुके हैं लास्ट वीडियो में भी। और उसके कुछ और साइड इफेक्ट्स हैं दैट आर ड्राउजीनेस एंड पैरेस्थेसिया। अगर हम लार्ज डोजेस में देंगे CA इनहिबिटर्स तो पैरेस्थेसिया और ड्राउजीनेस भी डेवलप हो सकती है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा एक तो ये कि अगर रीनल फेलियर का पेशेंट है और हम CA इनहिबिटर्स दे रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छा यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, तो अजान हो रही तो मैं इसलिए रुकी। ओके, तो अच्छा एक और चीज़, अगर हम किसी रीनल फेलियर के पेशेंट में CA इनहिबिटर्स दे रहे हैं तो डेफिनेटली रीनल सिस्टम से ही उसने एक्सक्रीट आउट होना है। तो अगर वो एक्सक्रीट आउट नहीं होगा तो अगेन उस ड्रग की टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी। इन दिस केस नर्वस सिस्टम टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है विद CA इनहिबिटर्स। अच्छा, इसका एक और भी हमने मैकेनिज्म देखा है कि दरअसल होता ये है कि जिन पेशेंट्स में हिपैटिक फेलियर है उनमें अमोनिया की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, दैट वी नो। अब उस अमोनिया ने एक्सक्रीट होने के लिए कन्वर्ट होना है इनटू अमोनियम आयंस। अब अगर हम किसी में एस्ट्राजोलामाइड दे रहे हैं ना या CA इनहिबिटर दे रहे हैं तो वो क्या करा रहा है? वो बाइकार्बोनेट आयन की सिक्रीशन ज़्यादा करवा रहा है, इसकी वजह से अल्कलाइनाइजेशन हो रही है यूरिन की। जब यूरिन अल्कलाइन होता है ना या हाई pH का होता है, उस केस में कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू अमोनियम आयंस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से क्या होगा? अमोनिया की सिक्रीशन नहीं होगी, एक्सक्रीशन नहीं होगी बॉडी से। ठीक है, तो वो अमोनिया हिपैटिक इनकैफ में ले जाता है बंदे को, हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी कॉज करा देता है इफ़ यू आर गिविंग एसिटाजोलामाइड इन पेशेंट विद हिपैटिक फेलियर। तो ये अगेन एक कॉन्ट्राइंडिकेशन हो जाएगी बिकॉज दैट इज कॉजिंग हाइपर अमोनिमिया।
ठीक है। तो एक तो हमने देखा कि ये एक्यूमुलेट करता है इन पेशेंट विद रीनल फेलियर, ये ड्रग इटसेल्फ एक्यूमुलेट करते हैं। दूसरा इसका साइड इफेक्ट क्या है कि हाइपर अमोनीमिया भी करा रहे हैं पेशेंट विद रीनल फेलियर, ठीक है। अदर देन हम कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो एक बैकबोन केमिकल है इस ड्रग का दैट इज़ सल्फोनामाइड ग्रुप, ठीक है। तो जस्ट लाइक अदर सल्फोनामाइड एजेंट्स इसकी क्रॉस रिएक्टिविटी होती है विद अदर ड्रग्स, तो ये भी विद अदर डायबिटिक एंटी डायबिटिक ड्रग्स विद अदर एंटीबायोटिक ड्रग्स ये क्रॉस रिएक्टिविटी शो करती है। इसमें हमें फीवर के सिम्टम मिलते हैं, वही जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के सिम्टम्स हैं, फीवर है, रैशेज़ हैं, बोन मैरो सप्रेशन हो सकते हैं, सीवियर केसेस इंटरस्टेशियल नेफ्राइटिस हो सकता है। तो फीवर, रैशेज़, बोन मैरो सप्रेशन एंड इंटरस्टेशियल नेफ्राइटिस हमें नजर आएगा। तो 4 इसके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं, हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रीनल स्टोन फॉर्मेशन ड्यू टू बाइकार्बोनेट यूरिक रिस्पॉन्स, थर्ड इज़ द रीनल पोटेशियम वेस्टिंग एंड फॉस्फेट वेस्टिंग, एंड अदर्स में फिर आके हमारे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ जाता है, हाइपर अमोनीमिया आ जाता है, ड्राउजीनेस एंड पैरेस्थीसिया आ जाता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द टॉक्सिसिटीज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स।